संविधान सभा के संदर्भ में हमने एक वीडियो को जारी किया था। वो वीडियो कुछ लंबा हो जाने के कारण लगा कि इसे 2 पार्ट में कर दिया जाए। उसमें कुछ बात की जो हमने चर्चा नहीं किया, उसी क्रम को हम जोड़ देते हैं। यहाँ हमने एक बात थोड़ी सी खुल के चर्चा करना चाहेंगे। प्रारूप समिति, महत्वपूर्ण समिति में से एक समिति प्रारूप समिति भी थी, और इस समिति के जनक, इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये इस समिति के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, चौथा एन. गोपाल स्वामी अयंगर, पांचवा एन. माधवराव, जो बी.एल. मित्र के स्थान पर लाया गया था। बी.एल. मित्र साहब दरअसल विदेश चले गए थे। ये स्थान खाली हो गया और खाली हो जाने के बाद एन. माधवराव साहब को नियुक्ति किया गया। छठा डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णामचारी साहब की मृत्यु हो चुकी थी, तो टी.टी. कृष्णामचारी जी का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो जाने के बाद यह स्थान रिक्त हो गया, तो डी.पी. खेतान को नियुक्ति किया गया। सातवां अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम की घोषणा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की तो अंबेडकर जी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहरू जैसे शख्स हमारा नाम का नाम ले सकते हैं प्रारूप समिति के रूप में। तो उन्हें अगल बगल के मेंबर ने कहा कि आप इन्हें प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। तब वो खड़े हुए, थोड़ी देर के बाद धन्यवाद दिए और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े दिग्गज विद्वान अनुभवी नेता हैं, फिर भी आपने हम पर विश्वास किया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदाराना काम हमारे ऊपर सौंपा है। अंबेडकर ने कहा, मैं अपना एक एक समय इस देश के लिए समर्पित कर दूंगा और एक बेहतर संविधान लिखने की दिशा में हम पूरी प्रयास करेंगे। जो मेरी ज्ञान और क्षमता है, इसमें हम किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। कांग्रेस ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि अंबेडकर एक ऐसे सक्सेस हैं जिनमें विद्वता भी है, ज्ञान के बाद कानून सम्मत बात भी वो करते हैं। देश के भीतर वो एक ऐसे कानून बनाने की दिशा में एक जरूर कदम उठाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ सकता है। ये महार जाति से आते थे और जीवन में काफी अनुभव को प्राप्त किया था। जिस देश के भीतर में इतना छुआछूत की बात थी, जिस देश के भीतर इतना अनटचेबिलिटी थी, जिसको अंबेडकर ने बर्दाश्त किया था, तंज देखा था, इससे जूझे थे, तो अंबेडकर जी इस विश्वास पर खरा उतरे हैं और उन्हें पूरी समय दिया। एक मेंबर जहां विदेश चले गए हैं, एक मेंबर की मृत्यु हो गई है, फिर भी अपना काम उन्होंने जारी रखा। इनके साथ काम करने में इस सभी 6 मेंबर की भूमिका थी और इन भूमिका के बाद अतिरिक्त एक मेंबर थे जिनकी बहुत बड़ी योगदान हुई थी, और वो थे बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव साहब एक बहुत बड़े उम्दा विद्वान के साथ साथ अनुभवी प्रशासकीय अनुभव था उनके पास, और बेनेगल नरसिंह राव के नेतृत्व में ही 60 देश की संविधान की यात्रा भारत ने किया था। शिष्टमंडल भेजा था जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था, और वहां से कुछ जो व्यवस्था अच्छा लगा उस चीज को अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान सभा के सामने रखे। इन्होंने सबसे पहले कच्चा प्रारूप बनाया था। कच्चा प्रारूप यही बनाया था, और इसी प्रारूप के आधार पर
एक प्रारूप समिति गठन की गई जिसमें 7 सदस्य था और इसके अध्यक्ष अम्बेडकर थे। जब इसे संविधान सभा के समक्ष लाया गया है तो संविधान सभा ने इस पर गहन विवेचन किया है, 3 वाचन किया है। अब मैं इसको हटाता हूं, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे। बिहार दरोगा में क्वेश्चन भी आया था कि प्रारूप समिति जो अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित किए गए थे, इसमें से कौन कौन सदस्य थे, यह पहले पूछा नहीं जाता था। अब इसे एक नया ट्रैक के रूप में लिया गया है, तो ये मेंबर पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह जब अब है, यह समिति अपना रिपोर्ट, एक गठन तो 29 अगस्त 1947 को किया। अब यह कमेटी अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत कर दिया। अब इस पर संविधान सभा की वाचन हुई। ध्यान रखना है, 7 सदस्य थी, अध्यक्ष अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह समिति अपना संविधान सभा के समक्ष 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब इस पर संविधान सभा की आगे वाचन होती है। अब हमें इसको हटाना होगा। अब यहां देखिए, जब ये रिपोर्ट कमेटी दे दिया है तो देने के बाद अब यहां पर संविधान सभा की वाचन की सिलसिला को शुरुआत की गई है। इस पर प्रथम वाचन, इसको इंग्लिश में फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। सेकंड रीडिंग, जिसको द्वितीय वाचन कहते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में द्वितीय वाचन कहेंगे, सेकंड रीडिंग। यह जो हुआ था सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। ये लंबा रीडिंग था। तृतीय वाचन था, जिसको थर्ड रीडिंग कहते हैं, तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन जिसको हम लोग थर्ड रीडिंग कहते हैं, थर्ड रीडिंग, जो कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया। और अंतिम लास्ट सीटिंग जो हमारी संविधान की हुई थी, संविधान सभा की, वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन संविधान सभा ने अतिरिक्त कुछ कार्य किया। अतिरिक्त कार्य यह था, संविधान सभा में राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया, देश अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, इसको, इस तिथि को लाया गया। अंतिम रूप से सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया और संविधान इस रूप से हमारी विधिवत तैयार हो चुकी है। और 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो गणतंत्र हो गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया, पूरी संविधान लागू हो गया। अब एक बात देखिए, 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बन गया, तो फिर 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुई थी, रावी नदी किनारे लाहौर, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया, पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 से, उसी रावी नदी के किनारे लाहौर में। इस बात को कांग्रेस ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया। गुलाम भारत में प्रत्येक वर्ष भारत 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता था, और जब भारत की आजादी 15 अगस्त को 1947 को मिल गई, स्वतंत्रता दिवस हम लोग उसी दिन से मना रहे हैं। तो अब देखा गया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया, तो हम क्यों नहीं इस तिथि को लागू करें, क्योंकि एक ऐतिहासिक तिथि 26 जनवरी है। तो संविधान सभा ने स्वीकार किया, यह बात उचित है
और 26 जनवरी को हमारे संविधान पूर्ण रूप में लागू होता है। और यहाँ पर जरूरी चीज जो था, नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित उपबंध सिर्फ 26 नवंबर को लागू होता है और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। मैंने बताया 26 जनवरी को 15 आर्टिकल देश में लागू हुआ है और शेष आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब मैं आपको इस बात पर चर्चा पहले करूं, भारत की संविधान सभा ने जब संविधान बनाकर तैयार किया था तो बहुत सारे देशों से हमने संविधान को अध्ययन किया, तो हमारा भारत का संविधान बना है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा सा इस बात को हम कुछ बोल देते हैं, यहाँ इसको हटाना होगा, यहीं पर आप जोड़िएगा तो ये सारा समय आ जाता है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बना। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था इस संविधान को बनाने। इसलिए भारत का सभी संविधान सभा सदस्यों के योगदान से बना। एक बात और देखिए, आज यह प्रक्रिया हमारी संसद भी अपनाई है। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 इंट्रोडक्शन का फेज था। उसके बाद किसी विधेयक को आज भी फर्स्ट वाचन के रूप में भारतीय संसद में रखी जाती है। द्वितीय वाचन में बहस होता है, इसलिए बहस की अवधि काफी लंबी थी। प्रत्येक बातों पर बहस करना था, उस पर विचार लेना था सभी मेंबर से, जो 15 नवंबर 1948 17 अक्टूबर 1949 तक चला है। और संशोधित मत वोटिंग कराया गया 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इसे वोटिंग करा करके अंतिम रूप से हमारी संविधान बनकर तैयार हो चुकी थी। इसलिए प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 शब्द का जिक्र भी है। और इस दिन भारतीय पंचांग के अनुसार मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं, जो आगे हम लोग प्रस्तावना में जब हम वीडियो जारी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे और आप पढ़े होंगे। अब यहाँ देखिए कि ये सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेनेगल नरसिंह राव की जो बात थी, उसमें वो कैसे उस चीज को लाए हैं और हमारे देश ने इस चीज को स्वीकार करते हुए संविधान सभा ने इसको अपनाया है। तो इसमें ऐसा देखिए, नंबर 1 सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्रोत जहां से लिया गया है। नंबर 1 ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लाया, ये चीज भी कभी कभी सामान्य क्वेश्चन में धारा में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, भारतीय संसद, विधि के समक्ष समता, महत्वपूर्ण अधिकारियों पर हटाने संबंधी प्रस्ताव, यह चीज हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया, ध्यान रखना है। अमेरिका जो है का संविधान से हमने मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार कार्य, राष्ट्रपति के अधिकार कार्य, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविटी, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट, ये सारा चीज हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका में से हमने एक चीज और लिया, वह था संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का वह तरीका जो अमेरिका में किए जाते हैं। आज अमेरिका में मात्र 70 संशोधन हुए हैं, भारत सैकड़ा को पार कर दिया। लेकिन अमेरिका के यह संविधान संशोधन का एक रीत, जैसे भारत में 3 रीत से संविधान संशोधन होती है, उसमें एक रीत अमेरिका से लिया गया है, 2 रीतियां दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भारतीय संविधान में कभी ऐसा भी नहीं हो कि केंद्र और राज्य को तोड़ने और मरोड़ने का काम भी कोई सरकार कर सके। इसलिए संविधान में कोई संशोधन भी कुछ हार्ड तरीका होना चाहिए, उस चीज को अमेरिका के संविधान से लिया गया। तीसरा चीज आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से भारत में जो लाया गया चीज है वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध व्यक्ति की मनोनीत की जाती है। यह चीज हमने वहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। चौथा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत ने जो लिया है 7वीं अनुसूची, जो केंद्र राज्य संबंध, 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा,
यह चीज हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। पांचवा, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध के बीच जो पृथक्करण है, इस चीज को भी वहीं से लाया गया, कनाडा के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रणाली का अधिकांश उपबंध लिया गया। वैसे मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया था, अमेरिका से एक तरीका संशोधन का लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से दो तरीका का संविधान संशोधन लिया गया। दोनों विकल्प है तो उत्तर यहीं से आएगा। कारण भारतीय संविधान में संशोधन जो है वह उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से संशोधन होती है, और यही संशोधन एडजक्ट संशोधन भी होता है। इसलिए संशोधन प्रस्ताव पर यदि विकल्प दोनों ही रहे, उत्तर दक्षिण अफ्रीका फर में ही लगेगा। उसके बाद चलिए जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान से राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार को लिया गया, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये जर्मनी के संविधान से लिए हैं। आगे जापान, जापान का संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से रिपब्लिक, गणतंत्र को लिया गया, फ्रांस से लिए हमने। और 10वां जो है वह 1935 के एक्ट से लिए, 1935 एक्ट, जिससे इसमें से सबसे अधिक चीज लाया गया है, 200 से अधिक आर्टिकल्स इसमें लाया गया। और अब कुछ जिज्ञासा होगा कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा क्या हुआ, तो 11वां चीज मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जो सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ जिसको आज वर्तमान में हम लोग कहते हैं रूस, रूस का शब्द, यहां से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया। लेकिन संविधान सभा ने नहीं लिया। 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने सोवियत संघ से यह मौलिक कर्तव्य लिया। आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े, और एक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जोड़ा। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में 10 + 1 = 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य भारत सरकार ने लिया, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है, और यह एक आदर्श व्यवस्था भी है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यह इन्हीं सारे स्रोतों के आधार पर भारत के संविधान को बनाई गई। अब हम इसमें देखते हैं कि संविधान सभा ने, थोड़ा एक बात और क्लियर हो लीजिएगा, भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस परिश्रम के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सीधी सीधी बात। अब है क्यों? तो प्रारूप समिति में अथक योगदान के कारण। अब हम इसको हटाते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में देखिएगा क्वेश्चंस मॉडल आता है। यह जैसे राज्यपाल का पद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? उसके बाद विकल्प रहेंगे। विकल्प में आप देखिए, जो कनाडा का संविधान है तो उत्तर सही है, वो उत्तर सही होगा। इसी प्रकार से कनाडा से निम्नलिखित में से क्या क्या चीज लिया गया है, यह भी हो सकता है कि विकल्प में क्या चीज नहीं लिया गया, यह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को काउंटर करके आप तैयार करेंगे। इसको हटाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। संविधान सभा ने जो भारत का संविधान बनाया है, यह संविधान दरअसल 300, अब देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल मूल संविधान। अब चलिए वर्तमान, मूल चीज आज भी वही है। वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद आज भी है, 22 भाग आज भी है, और 8 अनुसूची के बदले अब हो गया है 12 अनुसूचियां।
12 अनुसूची, ये 4 अनुसूची बड़ी है। एक फैक्टर, एक क्वेश्चन, 2। तीसरा है फिर वर्तमान संविधान में आर्टिकल एंड सब आर्टिकल अब वर्तमान में हो गया 467 और 22 भाग आज भी है, 12 अनुसूची आज भी। अब है आर्टिकल एंड सब आर्टिकल, ये क्या चीज है? जैसे आप यहां देखिए, आर्टिकल 3 है, 3 का सब आर्टिकल 1, 3 का सब आर्टिकल 2, 3 का सब आर्टिकल 3, 3 का सब आर्टिकल 4, ये सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 3, सब आर्टिकल 4 कहते हैं उसको। मूल चीज 3 ही, 3 का एटम क्या है तो 4 रूपों में बांटा, तो इसको कहते हैं सब आर्टिकल। इस सभी को ऐसे जोड़े, जैसे 19 में भी मूल संविधान में 7 था, वर्तमान में 6 है, ये क्या हो गया? 19 का सब आर्टिकल 1, 19 का सब आर्टिकल 2, ऐसे जो जोड़ते हैं 7 तक आते हैं, लेकिन 7 में 7 नहीं, अभी 6 ही है, तो जोड़ेंगे तो ये कहते हैं इसको उप अनुच्छेद। इसको हम लोग कहते हैं उप अनुच्छेद। और उप अनुच्छेद आ जाने के बाद अब यहाँ पर पूरी बात को जुड़ जाती है, इसकी संख्या हो जाती है 467। लेकिन क्वेश्चन पूछने में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक पैटर्न है, जहां पर एक नजदीकी उत्तर खोजने की परंपराएं बनती जा रही है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। और यदि 395 अनुच्छेद, जैसे अक्सर क्वेश्चन यही पूछा गया है, बिहार में भी क्वेश्चन था, कितने हैं तो 395 पर इशारा था। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन आया है। लेकिन बिहार में एक सीडीपी एग्जामिनेशन जब हुई थी तो उसमें 395 अनुच्छेद नहीं था, उसमें 444 उस समय था, 444 पर लगा था। यदि 395 नहीं रहा तब आर्टिकल सब आर्टिकल हमसे पूछ रहा है, यहाँ आपको यह दिखाना है, सीधा आयोग पर उंगली नहीं उठाना है, सीधा उसका उत्तर तब आप वर्तमान की जो आर्टिकल सब आर्टिकल है वो देखिए। अनुच्छेद पूछा जाए, दोनों रहे, यह भी रहे और यह भी रहे, ये इस पर उत्तर लगेगा। अनुच्छेद चूंकि एडजेक्ट यही है, और इसी की बात को कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए। इस बात को हमने सेमिनार के बीच में भी बहुत बार रखने का प्रयास किया और हमने तर्क से सिद्ध किया कि 395 ही आर्टिकल हैं और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस यही रूप लेकर के आया भी है। अब संविधान सभा के इस प्रक्रिया के बाद अब हमें इस बात को समझना है कि अनुसूचियां जो आपने 8 के बदला मूल संविधान में अब 12 देख रहे हैं, ये 12 अनुसूचियां अब ये क्या है? इस अनुसूची के बारे में क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर रोका जाए और फिर हम आगे जो वीडियो जारी कर रहे हैं उसमें हम अनुसूची का जिक्र करेंगे, उसमें हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक की भी जिक्र कर देंगे, ताकि आपको छोटा छोटा पार्ट्स में तथ्यात्मक आंकड़े को याद करने में सुविधा होगी। तो हम इसे अनुसूची को इत्मीनान से इसको समझा लें। एक दूसरा वीडियो में आप लोग थोड़ा सा एक प्रयास करेंगे, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम आपके पास आपकी मानसिकता को ध्यान में रखकर हम उस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करें, ताकि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। हमने अपनी किताब को भी लिखा जो भारत सरकार से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह प्रकाशित है। उस किताब का नाम भारतीय संविधान एक सर्वेक्षण है। कभी हम आपको किसी वीडियो में दिखा देंगे उस किताब के सिंबल को, और कुछ छात्र हमारी किताब को पढ़ते होंगे। तो हम जो वीडियो जो जारी करते हैं उसके बाद आप उस टॉपिक को जब आप किताब से पढ़ लीजिएगा तो विश्वास है आप पूरी क्वेश्चन बना सकते हैं। जहाँ फिर प्रॉब्लम होती है फिर उस प्रॉब्लम को आप रखेंगे तो हम उसका उत्तर देने का कार्य करेंगे। और लाइव क्लास के भीतर हम एक सप्ताह में एक दिन लाइव क्लास में आएंगे, जहाँ आपके जितने भी प्रॉब्लम, जहाँ जितना आप पढ़ते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आएगा हम उसका समाधान करेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं पर रख रहे हैं। दूसरा, हम जो संविधान सभा से रिलेटेड है, अनुसूची के बारे में है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में है, हम उसकी चर्चा करेंगे, ताकि ये तथ्यात्मक आंकड़े हैं, कई लड़के तथ्यात्मक आंकड़े को भूले नहीं,
उसको बराबर देखते रहें, तो इसको मैं टुकड़ा में कर देता हूँ। धन्यवाद।